अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान मुजाहिद और आप देख रहे हैं मेरी राय। आज का जो मौजू मैंने आप लोगों के साथ गपशप के लिए मुंतखब किया है उसका उन्वान है जी एजुकेशनल सिस्टम। तो हम लोग जिस कंट्री के अंदर रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर मैं बहुत अरसे से एक चीज़ से कह लें कि मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा कि हम एजुकेशनल सिस्टम हमारा हमें किस तरफ लेकर जा रहा है। मैं पर्सनली 1990s मिड का मैंने मैट्रिक किया हुआ है और फैसलाबाद के बहुत अच्छे स्कूल्स में से एक स्कूल में से मैंने मैट्रिक किया और मैं बड़े फ़ख्र के साथ इस चीज़ को आपके साथ बयान कर सकता हूँ कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो अगर एक दो मिनट भी लेट हो जाते थे तो उस स्कूल का कम अज़ कम ग्राउंड जो है वो पता नहीं कितने कनाल के ऊपर मुहित होता था, जिसके हमें 4 या 5 चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर सेकंड या थर्ड टाइम हम दोबारा लेट होते थे तो फिर हमें उसके अलावा फ़ाइन भी होता था। इसके अलावा हम अगर किसी दिन भी हमारा जो है वो जूती पॉलिश नहीं होती थी तो उसके ऊपर हमें अलहदा सज़ा मिलती थी। इसके अलावा अगर आपका यूनिफॉर्म साफ़ नहीं होता था, आपकी इवन कटिंग सही नहीं होती थी, तो सरप्राइजिंगली हेयर ड्रेसर हमारे स्कूल में आ जाया करता था और उसमें सिलेक्टिव बच्चे देख के जिनके बालों का कटिंग सही नहीं थी होती, उनकी कटिंग स्कूल के अंदर होती थी और उसके पैसे फ़ीस कार्ड में लगा कर आ जाते थे। नतीजतन ऐसा था कि अगर 10 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट उस स्कूल का जो कि बड़ा अच्छा स्कूल था उसमें से अगर होता था तो बकाया 9 स्टूडेंट्स अलहदा नज़र आते थे और वो एक जो है वो स्टूडेंट अपनी उठान की वजह से अलहदा नज़र आता था। क्या ऐसा सिस्टम हमारे पास अब मौजूद है? अगर आप अपने घर से बाहर निकलें और आप अपने 5, 7, 10 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे कहीं का भी आप चक्कर लगाएं तो आपको बेशुमार 7 मरले के, 6 मरले के, 3 मरले के, 10 मरले के, 8 मरले के स्कूल्स नज़र आते हैं। क्या उस 3 मरले के स्कूल के अंदर प्लेग्राउंड मौजूद है जहाँ पर मेरा या आपका बच्चा क्रिकेट खेल सके, वॉलीबॉल खेल सके, बैडमिंटन खेल सके? इसी तरह क्या उस स्कूल के अंदर कोई अच्छी फैसिलिटी, लेबॉर्ट्रीज़, कंप्यूटर लैब या कोई भी और, अब मैं अपने स्कूल की ही बात करूं, हमारे स्कूल के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट था, बैडमिंटन कोर्ट था, टेबल टेनिस कोर्ट अलहदा था, फुटबॉल ग्राउंड था, क्रिकेट ग्राउंड था, उसके अलावा हम लोग कबड्डी भी वहाँ खेला करते थे। इसके अलावा दीगर बेशुमार एक्स्ट्रा करिकुलर किस्म की एक्टिविटीज़ हमारी जो है वो रेगुलर बेस के ऊपर हुआ करती थी, जो कि अब मुझे किसी भी स्कूल में बहुत कम नज़र आती हैं। सबसे पहले तो ये कि स्कूल्स का साइज़ ही इतना छोटा हो गया कि आप वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएंगे कहाँ, स्पोर्ट्स कहाँ करवाएंगे। तो ये कल्चर तब्दील हो गया, वो एक कल्चर तब्दील हो के बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस में तब्दील हो गया। सेकेंडली, जब किसी भी जगह पैसा मार मारता है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, किसी भी सेक्टर के अंदर जब पैसा आपकी प्रायोरिटी बन जाए तो वहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो डिके प्रोसेस का स्टार्ट हो जाती है, यानी गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। वैल्यू सिस्टम आपका तब सरवाइव नहीं कर सकता जब पैसा उसको ओवरकम कर ले या जब पैसे की तलब उसको ओवरलैप कर ले। नतीजतन क्या हुआ कि वो जो स्कूल सिस्टम था, हमारा एजुकेशनल सिस्टम था, वहाँ मेरिट की बजाय फाइनेंशियल बेनिफिट को प्रायोरिटी दी गई, यानी उसको पहले वलीन तरजीह दी गई फाइनेंशियल सिस्टम को। यानी अगर एक टीचर 50,000 रुपीज़ पर मंथ में आपको बच्चे को एक अच्छी तालीम दे रहा है तो आपकी ख्वाहिश है कि नहीं, 50 की बजाय मुझे 30 वाला कोई उस्ताद या टीचर, लेडी टीचर मुझे मिल जाए। कोई बात नहीं, उसकी अगर डिग्री में नंबर कम भी आए हैं तो कोई मसला नहीं है, उसकी उसकी जो है वो उतनी काबिलियत नहीं भी है तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें 20,000 रुपया कम अज़ कम पर मंथ यहाँ पर ज़रूर बचना चाहिए। जबकि अगर इसकी एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखी जाए तो वो जो उस्ताद या जो टीचर उसने जिसने कि आपकी अगली नस्ल को तरबियत देनी है, मेरे आपके बच्चों को तरबियत देनी है, क्या वो उस्ताद या टीचर जो सिर्फ 30,000 रुपये के बेनिफिट के लिए आपके बच्चे को पढ़ाएगा, क्या वो आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान बनने में मदद दे सकता है? ये एक टू साइडेड स्टोरी है जिसमें ना स्टूडेंट वैसा रहा, ना टीचर वैसा रहा, ना पढ़ाने वाला
इदारा वैसा रहा और ना वालदैन वैसे रहे। तो हम लोग चारों तरफ से हम एक माशरती डिके प्रोसेस का और गलने सड़ने वाले प्रोसेस का शिकार हैं, जो कि एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप लोग भी इसमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि क्या आप इस बारे में क्या फ़ील करते हैं। अभी पहला पॉइंट जो मेरे जहन में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कल्चरली हम जो है वो दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं अपनी सकाफ़त के हिसाब से। एक जगह एक अमीर या अफोर्डिंग क्लास का बच्चा है जो कि किसी अच्छे स्कूल में ए लेवल ओ लेवल्स कर रहा है। एक तरफ एक मिडिल क्लास के लिए एक अलहदा स्कूल सिस्टम बनाया गया है, जहाँ पे वो बच्चा दुकानदार बनने के लिए या किसी जॉब के लिए या किसी मिडिल क्लास के अंदर रहने के लिए तालीम हासिल कर रहा है। और एक तरफ एक कल्चर है जो बिल्कुल निचले लेवल पे कल्चर है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे सरकारी इदारे भी उसी के अंदर शामिल हैं, जो तालीम को किसी ऐसे लेवल पर करवा रहे हैं कि जहाँ से तालीम हासिल करने के बाद उनकी औलाद ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क से ज़्यादा बड़ा इंसान बनने की या कहीं अच्छे शोबे में या किसी अच्छे ओहदे पर जाने का ख्वाब नहीं देख सकती। एक क्लास सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट बेचने के लिए, रेड़ी लगाने के लिए, गनमैन बनने के लिए या कोई क्लर्क बनने के लिए तैयार हो रही है। एक क्लास, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे के अंदर कि ये जो डाइसेक्शन हो रही है हमारे कल्चर की और हमारी एक वैल्यूज़ की, ये कोई बहुत अच्छा हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। यानी अगर एक को बहुत अच्छा, मैं फिर नाम नहीं लेता इदारे का, किसी लाहौर के किसी ख़ास इदारे से पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो डेफ़िनेटली आगे CSS करेगा और गालिबन इसी बैच में से अगला वज़ीर आज़म निकलेगा और MNAs और MPAs और मिनिस्टर्स निकलेंगे। और एक अगर इदारा है तो आपको पता है कि हाँ जी, इस इदारे या 2-3 इदारे जो हैं जो कि हमें कैम्ब्रिज की या इस तरह की तालीम दे रहे हैं, तो बस इसमें से जितनी लॉट निकलेगी ज़हीन लोगों की वो UK, अमेरिका या किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके सेटल हो जाएगी। और एक लॉट निकलेगी जिनको बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता होगा या बिल्कुल वो एक हल्के दर्जे की तालीम लेके तो वो आएंगे तो वो हमारे माशरे का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये एक अजीब सी एक कैफियत है जिसके अंदर हम लोग बड़ा इसमें मुब्तला हैं। और इस सारे कुछ के अंदर हमारा जो फ्यूचर है जो वो बड़ा एक मशकूक हालत के अंदर है कि क्या मैं अपने बच्चे को एक अगर ऐसे स्कूल में डालना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एक आला तालीम हासिल करे, तो वहाँ पर मेरी इस्लामिक या रिलीजियस वैल्यूज़ कहाँ जाती हैं। तो मुझे एहसास होता है कि नहीं यार, वहाँ पे फिर मुझे रिलीजियस वैल्यूज़ को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा चलो यार, मैं इस क्लास से निकल के यहाँ पर रिलीजियस वैल्यूज़ की तरफ जाता हूँ। तो रिलीजियस वैल्यूज़ को जहाँ मैं फॉलो करता हूँ तो वहाँ पर किसी ऐसे एक्सट्रीमिज़म का शिकार मैं होने लग जाता हूँ कि जहाँ पे मेरे लिए और किस्म के मसले मसाइल जो मैं यहाँ पर आपसे खुल के बयान नहीं कर सकता वो मेरे सामने आ जाते हैं। अगर मैं वहाँ से निकलता हूँ और किसी और लेवल के ऊपर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे ऐसे ही निकलता है कि लगता है कि मैंने शायद 15 साल अपने बच्चे को तालीम दिलवा के एक गधा वहाँ से उठा लेना है। एक गधा इंसान का बच्चा दाखिल करवाया और गधे का बच्चा वहाँ से या गधा वहाँ से निकाल लिया। तो ये सारे का सारा सीन जो है ये एक हमारे फ्यूचर के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने किस सारे सिस्टम को हमने फॉलो करना है। फिर आ जाती है एक चीज़ वैल्यूज़, हमारी अपनी वैल्यूज़ कहाँ स्टैंड करती हैं। मैं बहैसियत इंसान, मुसलमान और एक पाकिस्तानी किन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाढ़ी रखी है, कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत हम कोशिश कर लेते हैं नमाज़ पढ़ने की भी, लेकिन ज़ाहिरी बात है 100 किस्म की गलतियां हो जाती हैं, हम हर इंसान से सरज़द हो जाती हैं। कभी भी कोई इंसान अपने आप को परफेक्ट होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक कल्चरल, एक रिलीजियस, एक सोसाइटी का बैरियर हमारे माइंड के अंदर ज़रूर मौजूद है जिसको हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पर फॉलो कर रहे होते हैं कि नहीं यार, इस लिमिट से आगे नहीं। अगर आपने कोई शुगल मेला करना है, कोई गाना शाना सुनना है, कोई मूवी वगैरह देखनी है, कोई ड्रामा देखना है,
तो बस यहाँ तक जाना है और इससे आगे नहीं जाना। अगर आपने कहीं बार पार्टी करनी है दोस्तों के साथ तो इस लेवल तक जाना है और इससे आगे नहीं जाना। अगर आपने किसी शादी के ऊपर जाना है तो ये हमारी वैल्यू सिस्टम है, हमारा ईस्टर्न वैल्यू सिस्टम, इसके अंदर हमने रहकर सारी एंजॉयमेंट करनी है और इससे आगे नहीं जाना। अभी मैं कुछ अर्सा पहले एक बड़े वेल नोन इंस्टीट्यूशन जो कि ए लेवल्स ओ लेवल्स की कोई मैं उस बच्चों की तस्वीरें देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर। वहाँ पर मैं एक 8th क्लास की स्टूडेंट को ये ड्राइंग करते हुए देख रहा था किसी पोस्टर के ऊपर, चार्ट पेपर के ऊपर, और वो उस पर ड्रॉ कर रही थी जिस पे लिखा हुआ था माई बॉडी माई चॉइस। तो ये पिछले दिनों बड़ा एक ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी बड़ा ये एक कंट्रोवर्शियल रहा और इसके ऊपर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हर बंदे की हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस 8th क्लास की या ओ लेवल्स की लड़की को ज़हनी तौर पे ये शऊर था कि ये जो बड़ी एक सादी सी ड्राइंग वो बना रही है जिसके ऊपर माई बॉडी माई चॉइस लिखा हुआ है, इसके असरात उसकी अगली आने वाली ज़िंदगी में या उसके घर के ऊपर या कहाँ तक पड़ेंगे और इसका मकसद कहाँ है। महज ये एक जुमला नहीं है बल्कि एक ये स्कूल ऑफ थॉट है। और हमारे ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों में क्या मेरे जैसे बहुत सारे वालिदैन, चलो मैंने तो वो देख लिया, और क्या उस बच्ची के पेरेंट्स को ये मालूम था या वो बाय चॉइस अपनी बच्ची को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को इस सारे माहौल में पढ़ा रहे थे। मुझे यकीन है कि हमारे जो है वो जिस तरह का स्कूलिंग सिस्टम है, हमारे 90% पेरेंट्स को इंक्लूडिंग मी तो ये पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं। हमें सिर्फ एक फ़ीस कार्ड मिलता है हर महीने कि जी इतनी पप्पा फ़ीस आ गई है, ये जमा करवा दें। हम लोग वो फ़ीस अदा करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग हो जाते हैं कि जी हमारी कुल्लो हम जितनी ज़िम्मेदारी थी अपनी औलाद को लेकर इनकी स्कूलिंग से रिलेटेड वो हमने इस फ़ीस को जमा करके अदा कर दी है। इसके बाद वो वहाँ जाके क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। सेकेंडली, अगर कोई मेरी जैसी राय रखने वाला बंदा हो जो थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर बैरियर रखना चाहता हो, तो क्या हमारा ये एजुकेशनल सिस्टम या क्या हमारा कॉर्पोरेट कल्चर, क्या हमारा ये सारा सिस्टम का शिफ्ट जो पिछले 20 सालों के अंदर एजुकेशन के अंदर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हुआ है, क्या हमें ये इजाज़त देता है कि मेरे जैसे किसी बुनियाद परस्त शख्स को, किसी फंडामेंटलिस्ट को ये अपने अंदर जगह दे दे। मुझे यकीन है कि मैं जिस दिन जाके अपने स्कूल में, अब बच्चों के स्कूल में ये किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ करूँगा तो वो पहले तो मुझे समझाने की कोशिश करेंगे और थोड़े से आर्ग्यूमेंट के बाद वो मुझे कहेंगे कि जी आप अपने बच्चे को यहाँ से लेके जा सकते हैं, आपने अगर यहाँ पर इस सिस्टम में बच्चे को नहीं पढ़ाना तो ना पढ़ाएं। जबकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ऐसे सिस्टम के अंदर अपनी औलाद को किस तरीके से पढ़ाऊँ जहाँ पर एक इस्लामियत की टीचर जो है वो नहायत ही गैर इस्लामी किस्म के लिबास के अंदर मेरे बच्चे को इस्लाम के तमाम मामलात का दर्स दे रही है, जिसके अपने तमाम मामलात में से किसी भी तौर इस्लाम नहीं झलकता। इसी तरह आजकल अब मेरा बेटा एक सीन में से गुज़र रहा है, वो किसी एक कॉलेज में पढ़ रहा है और वहाँ पर जो टीचर है जो कि उसके किसी एक सब्जेक्ट का टीचर है वो कुछ अरसे से वहाँ आ ही नहीं रहा और बारहा उसकी कंप्लेंट करने के बावजूद वो मौजूद नहीं है अपनी रूटीन की ड्यूटी के ऊपर, और जब वो ड्यूटी पर मौजूद भी है तो गालिबन वो उस सब्जेक्ट का प्रोफेसर ही नहीं है जिस सब्जेक्ट के लिए उसको हायर किया गया है। हाँ, अलबत्ता फ़ीस कार्ड हमें रेगुलर आ रहा है और उस सब्जेक्ट की डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए एक ऑल्टरनेट टीचर मुझे घर पे हायर करना पड़ा है कि मेरे बेटे के ये सब्जेक्ट्स जो है वो इसमें हम लोग इसको हम क्लियर कर लें क्योंकि पेपर्स करीब हैं। लिहाजा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आपने बच्चे को दाखिल करा दिया तो अब वो उस सिस्टम के रहमो करम पे है जो सिस्टम आपका कम अज़ कम खैर ख्वाह वैसा नहीं है जैसा माजी में कोई एक
एक स्टैंडर्ड होता था जिसके अंदर सारे तालीमी इदारे या ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी एक लॉ के अंडर काम करते थे। अभी आप कोविड के दौरान भी देखते रहें, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, खुदा जाने क्या हुआ उसके अंदर और क्या नहीं हुआ। सवाए उसके अंदर ये वेब कैम्स ऑन होने के, मेरा ख्याल है किसी किस्म की हेल्दी एक्टिविटी उस सारे कुछ के अंदर नहीं हुई और खेल तमाशा ही होता रहा। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत मेजर है जिसमें कि मैं सबसे पहले तो इंडिया को किसी कदर एडमायर करता हूँ। अगर मेरा नॉलेज गलत नहीं है तो मुझे जो मालूम है, अगर मेरी इसमें कम इल्मी ना हो, कि शायद इंडिया के अंदर ए लेवल्स और ओ लेवल्स वाली एजुकेशन नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ इस चीज़ को कि उन्होंने अपने एजुकेशनल सिस्टम को इतना अच्छा रखा और इतना इंटैक्ट रखा हुआ है कि उन्हें बैरूनी तौर के ऊपर किसी घुसपैठिए की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि कोई आके उनको डिक्टेट करे कि जी आपको इस तरीके से एजुकेशन लेनी है और इस तरीके से नहीं लेनी। तो हमारे यहाँ पर एक बिल्कुल आप दो किस्म के धड़ों के अंदर तकसीम हो गए हैं। एक बिल्कुल ईस्टर्न धड़ा है और एक बिल्कुल वेस्टर्न धड़ा है। जब आप अपने बच्चे को वेस्टर्न धड़े में अपना पढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल आपको एक और किस्म की मखलूक बन के आपके सामने आ जाता है। और अगर आप ईस्टर्न धड़े के अंदर आप अपने आप को शामिल करते हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है जहाँ पे वो अमली ज़िंदगी में कुछ भी परफॉर्म करने के काबिल बज़ाहिर महसूस नहीं होता, क्योंकि उसको इर्द गिर्द से एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस होता है। प्लस हमारा इसमें वालदैन का भी कुछ किरदार ऐसा अच्छा नहीं रहा कि हमने अपने बच्चों को एक माजरत के साथ, जिस तरह घोड़ दौड़ के अंदर हम लोग घोड़ों के ऊपर हम लगा रहे होते हैं पैसे और उनके होते हैं कि जी ये घोड़ा आगे जाएगा वो जाएगा, इसी तरह हमने इंसान को भी घोड़ दौड़ की तरह नंबर्स की रेस के अंदर शामिल कर दिया है अपने बच्चों को। ये बच्चा बहुत अच्छा है जी, इसके कितने एज आए हैं जी, इसके 7 एज आए हैं, ये यह माठा ये पीछे रह गया, इसके 4 एज आए हैं। जबकि हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है। मुमकिन है आप जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल हों और आपने ये आज तक वीडियो ना बनाई हो, और ऐन मुमकिन है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नालायक आदमी हूँ, अहमक आदमी हूँ और बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपने माशरे में अपनी ज़िंदगी को एक और तरीके से गुजार रहा हूँ। लिहाजा आपका कॉम्पिटेंस लेवल और है, मेरा कॉम्पिटेंस लेवल और है। आप मुमकिन है बहुत आगे बढ़ गए हों, मैं मुमकिन है आपसे पीछे रह गया हूँ, लेकिन ये किसी भी शख्स की कामयाबी और नाकामी की कसौटी नहीं है। हर शख्स अपने लेवल पे अपनी फील्ड में मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ टाइम के अंदर मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स के अंदर बड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। और 7 एज या 5 एज या 6 एज या 8 एज किसी चीज़ की, किसी बच्चे की ज़िंदगी में कामयाबी या उसके इस जहान से आगे की ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत नहीं हो सकते। तो इस चीज़ में मेरी गुजारिश तमाम पेरेंट्स से यही है कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को इंसान का बच्चा बनाएं, उनको मशीन ना बनाएं, उनको कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। कोई मसला नहीं है अगर 4 नंबर कम आ जाएं या 4 नंबर ज़्यादा आ जाएं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं एक बड़ा एवरेज सा स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी एक एवरेज इंसान हूँ, कोई ज़हीन आदमी नहीं हूँ। बड़ा एक सादा सा काम करते हैं हम और उस सारे कुछ में अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी बड़ी पुरसकून गुजरी जा रही है। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको मैंने अपनी हमारी क्लास में टॉपर्स थे, वो उनको मैंने उसके बाद ज़िंदगी में एक ख़ास हद से ज़्यादा कामयाब होते नहीं देखा। जबकि जो बैक बेंचर्स थे, जो कि ज़रा मुनासिब लेवल के लोग थे, एवरेज स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने बहुत बहुत कामयाब ओहदों के ऊपर बहुत बहुत कामयाब होते हुए ज़िंदगी में देखा। लिहाजा मेरा मानना ये है कि 8 एज लेना, 7 एज लेना, 10 एज, 9 एज, 5 एज, 3 एज, 2 बीस, ये किसी चीज़ की कामयाबी की ज़मानत नहीं हो सकता। हाँ, वक्ती तौर पे आपकी एक किसी एंग्ज़ाइटी को या किसी आपके कॉम्प्लेक्स को
ये थोड़ा सा सुकून देने के लिए तो ये चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये किसी कामयाबी की ज़मानत नहीं है। अगली बात ये है जो मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि बीइंग अ पेरेंट्स हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, कि क्या बस इंसान को बच्चे को स्कूल छोड़ाए और उसके बाद हम फारिग हैं। हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है, वो क्या देख रहा है, उसके पास मोबाइल कितनी देर है, वो टीवी के ऊपर क्या देख रहा है, वो अपने स्कूल के अंदर क्या कर रहा है। ये सिमिलर वही वाक़या मैं आपको दोबारा बताऊं, हमारे 90% जो पेरेंट्स हैं उनको ये मालूम नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि इस स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है, इस स्कूल की फ़ीस 20,000 रुपये महीना है, इसकी 50,000 रुपये महीना है, ये बहुत अच्छा स्कूल है जी, यहाँ हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है। उसके बाद वो बच्चा वहाँ क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता, क्या करता है, किस सोसाइटी में वो मूव करता है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं होता। तो बराए मेहरबानी, जिस तरह मैंने पहले वाक़े की तरफ इशारा किया, हम लोग क्योंकि एक ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर रहते हैं और हमें इन जनरल माय बॉडी माय चॉइस या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी टाइप स्लोगन्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं करते पाकिस्तान में रहते हुए, जिस कल्चर में हम रहते हैं। मुझे यकीन है कि वो बच्ची जो वहाँ पे माय बॉडी माय चॉइस ड्रॉ कर रही थी स्लोगन, उसके वालदैन को ये मालूम ही नहीं होगा कि मेरी बच्ची आज वहाँ पर क्या ड्रॉ करके आई है। और बड़े एक स्मूथ तरीके से साइलेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी ब्रेन वॉशिंग हो जाएगी, उस बच्ची की या उस बच्चे की जो उस सिस्टम में से इवॉल्व करके एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएगा। जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएगा और तब आपका यानी वालदैन का उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन होगा, तो अचानक आपको पता लगेगा कि ये क्या हुआ, हम तो सब कुछ अपने हाथ से निकाल बैठे, गवा बैठे। तो तब उनको अंदाज़ा होगा कि वो जिस चीज़ के ऊपर मेहनत करते रहे वो तो उनके लिए बनी ही नहीं थी। तो बराए मेहरबानी बीइंग पेरेंट्स आपकी और मेरी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि हमारे बच्चे की स्कूल के अंदर क्या पढ़ के आ रहे हैं। अगली बात आ गई जी सिंगल करिकुलम, यानी अगर ठीक है कोई बच्चा सरकारी स्कूल में या किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है मौजूद वहाँ पढ़ रहा है, या किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट एक सिटीज़न होने के नाते पाकिस्तान का हमारी ये तो ड्यूटी है कि हम हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर फोर्स करें कि हमारा बच्चा जिस भी हालात में पढ़े, एसी में पढ़े या गर्मी में पढ़े, कम अज़ कम उसका कोर्स जो है, बुक्स जो है, जो करिकुलम है वो सेम टू सेम हो, ताकि हम किसी भी तौर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हों। कम अज़ कम हमें ये तो मालूम हो कि ठीक है अगर कोई शख्स अफोर्ड करता है और वो एसी वाली क्लास में पढ़ रहा है और वो गाड़ी में आ जा रहा है, और अगर मेरा बच्चा मोटर बाइक पे या साइकिल पे आ जा रहा है या पैदल आ जा रहा है, लेकिन मेरे पास माशरे के अंदर अमली ज़िंदगी के अंदर compete करने के इक्वल मौक़े मौजूद हैं, वो मेरी मेहनत की वजह से, मेरे नसीब की वजह से और मेरे काविश की वजह से मैं किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन में आ सकता हूँ। जब आपका करिकुलम ही सेम नहीं होगा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स और होंगी, कैम्ब्रिज की बुक्स और होंगी, और उसके अलावा दीगर जो आपके एजुकेशनल बीच में आ रहे हैं नए नए कोर्सेज़, उनके सारे मैटर्स और होंगे, और वो एक खिचड़ी जो है जब आपके माशरे के अंदर पक जाएगी कि ये क्लास और है, ये क्लास और है, ये क्लास और है, तो वो इन द लॉन्ग रन हमारे माशरे के ऊपर नहायत मनफी और एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर देगी, जो कि बहुत नेगेटिविटी है एक किसी भी माशरे के लिए। फिर आ गया जी ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा एक स्पेसिफिक एलीट किस्म का स्कूलिंग सिस्टम है, वो तमाम तर या कह लें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स तैयार कर रहा है वो मुल्क से बाहर भेजने के लिए तैयार कर रहा है। मैंने जब भी एलीट किस्म के कोई भी जो स्कूलिंग सिस्टम्स हैं उनके स्टूडेंट्स को कभी भी इस चीज़ के ऊपर सेलिब्रेट करते नहीं देखा कि ये बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन गया है, या ये बच्चा हमारा नादरा का हेड बन गया है, या ये बच्चा हमारा पार्लिमेंट में पहुंच गया है, या ये बच्चा अब्दुल सत्तार ईदी बन गया है, या ये बच्चा जो है किसी और रफ़ाए आमा के काम में है, या ये आलम दीन बन गया है,
या ये फैसलाबाद की या लाहौर की या कराची की या इस्लामाबाद की ये नॉन पर्सनैलिटी पॉजिटिव मैटर में बन गया है। कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा। जब भी मैंने देखा उन्होंने इसी चीज़ को ग्लोरीफाई किया कि ये यहाँ से क्वालिफ़िकेशन लेके ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहाँ के ऊपर ये फ़लानी जगह के ऊपर 5 लाख रुपया कमा रहा है। ये बंदा वहाँ यहाँ से लड़की क्वालिफ़िकेशन करके यूके चली गई और ये मंथली 3 लाख रुपए कमा रही है। ये स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफ़ाई करके इसका रशिया के अंदर फ़लानी जगह एडमिशन हो गया। यानी हमने अपनी वैल्यूज़ और अपने सिस्टम को ना एंजॉय किया, ना हमने उसको सेलिब्रेट किया, ना उसके ऊपर कभी भी फ़ख्र महसूस किया। क्यों? वाई? क्या वजह है ऐसी कि ये सारे लोग जो बड़े अच्छे महंगे इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर उतने कामयाब नहीं हो पाते जितना कि बाहर हो पाते हैं। वजह ये है कि इनको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इनके ब्रेन को डिज़ाइन इस तरह किया जाता है, वॉश इस तरह किया जाता है, इनको इवॉल्व इस तरह किया जाता है, इनको ख्वाब बाहर के दिखाए जाते हैं, इनको कहानियाँ बाहर की पढ़ाई जाती हैं, इनको हर चीज़ के बारे में फैसिनेशन जो है वो बैरूनी दुनिया की दी जाती है और बड़े ही एक स्लो प्रोसेस के तहत ये बताया जाता है कि आपका अगर कहीं मुस्तकबिल है तो बाहर है, पाकिस्तान में अगर आप रहे तो आप ख़राब हो जाएंगे। जबकि हकीकत ये है कि बेशुमार दुनिया, पाकिस्तान में भी तकरीबन 22 करोड़ की आबादी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ अपने नसीब का कमाती भी है, खाती भी है, बच्चों को भी खिलाती है, काम भी करती है, पढ़ती भी है। और ये सारे कुछ के अंदर एक बड़े प्रोसेस के तहत, एक सिस्टम के तहत एक ब्रेन ड्रेन की फ़िज़ा को पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से प्रमोट किया जा रहा है। अब एक अगला जो मैं एक कंक्लूडिंग इसमें पॉइंट रेज़ करूँगा वो है जी, गोल क्या है हमारा। क्या आप मुझे बताएं कि क्योंकि पाकिस्तान में मैं अगर बात करूं तो ये एक बुनियादी सी बात है कि क्या हमारा गोल ऑफ लाइफ पैसे कमाना है? क्या हमारा गोल ऑफ लाइफ एक अच्छा मुसलमान बनना है? क्या हमारा गोल ऑफ लाइफ एक अच्छा इंसान बनना है? क्या हमारा गोल ऑफ लाइफ टाइम ज़ाया करना है? क्या हमारा गोल ऑफ लाइफ एक मशीन बन जाना है किसी कारोबार को करने को, या किसी भी काम के लिए हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है जिसके लिए हम स्टडीज़ हासिल कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स में से अगर आप किसी से भी पूछें भाई तुमने क्या करना है, जी मैं MCS कर रहा हूँ। क्यों जी? वो जी सारे दोस्त उधर जा रहे हैं। अच्छा जी तुमने क्या करना है? जी मैं होम इकनॉमिक्स में जा रही हूँ जी। क्यों जी? मेरी जी तीनों सहेलियाँ होम इकनॉमिक्स में जा रही हैं। आपके अपने माइंड की, आपके अपने ब्रेन की कोई कॉन्शियसनेस ऐसी नहीं है इन जनरल जो आपको ये बता सके कि जी मेरा ये गोल है ज़िंदगी का, मैंने यहाँ पहुँचना है, मैंने, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें ये बताया ही नहीं गया हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। एक तो वो एजुकेशन सिस्टम है जो हमें बाहर के ख्वाब दिखा रहा है, सपने दिखा रहा है। दूसरा एजुकेशनल सिस्टम हमें एक बंद डब्बे के अंदर हमारे दिमाग को उसने कैद कर दिया कि हम उस बॉक्स से बाहर सोचने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है। 4 दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं ये कर रहा हूँ, 4 दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं ये कर रहा हूँ। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और जब आप अपने बच्चे को किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिल करवाएं तो थॉरोली इस सारे कुछ के आफ्टर शॉक्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स ज़रूर मद्देनज़र रखें कि ये फसल जो आप आज बोने जा रहे हैं, बीजने जा रहे हैं, ये आपने 20 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद इसका क्या आउटकम लेना है। खुदारा अपने मामलात के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने रवैयों के ऊपर ध्यान किया कीजिए। ऐसा ना हो कि आप फसल काश्त कर दें और जब पकने का टाइम आए तो पता लगे कि ये तो हमारी मार्केट में बिकने वाली या हमारे माशरे में बिकने वाली या हमारी सोसाइटी के लिए है ही नहीं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।